हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार हाजिर हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच को लेकर। जैसा कि आपको पता है, स्टडी कर की टीम ने आपके लिए 25 दिसंबर 2021 क्रिसमस का दिन है और इस पे आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया है। इसमें मैं दुष्यंत आपको जीएस, जीके और हिंदी के सेक्शन को मैं ही कवर कराऊंगा। आपने आज की सुबह की जो जीएस एंड जीके की क्लास देखी होगी, तो उसमें मैंने आपके लिए पॉलिटी स्टार्ट कर दी है। और पॉलिटी मैंने इस तरीके से स्टार्ट करी है कि एक स्ट्रक्चर बेस पे, एक कहानी के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और अच्छे से अच्छा एक कंटेंट देने की मेरी कोशिश रही है उसके अंदर। सेम ऐसी ही चीज को मैं यहां अप्लाई करूंगा हिंदी में। जो हिंदी में आपको पढ़ाने वाला हूं, हिंदी के अंदर मैं आपको हिंदी ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि एक बार पढ़ के आपको बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हिंदी का कोई सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है। हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिलेबस के अदर देन हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। सिलेबस को निकालेंगे, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, फालतू कुछ नहीं करेंगे। अभी आपका फॉर्म भी नहीं आया है। समथिंग जनवरी शुरू में आपके फॉर्म आने वाले हैं 2022 में, और पेपर मार्च के मिड में या मार्च शुरू में पेपर होगा। तो आराम से हमारे पास में 70 दिन के समथिंग आराम से टाइम मिल जाएगा। और हिंदी के कोर्स को हमें कंप्लीट करने के लिए मात्र और मात्र 40 दिन बहुत है। तो मेरी कोशिश रहेगी जो छोटे चैप्टर हैं शायद वो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, और जो बड़े चैप्टर हैं जैसे वोकैब पार्ट है वो 3 दिन मिलेगा और 4 दिन मिलेगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपको ये वादा करता हूं पक्का तरीके से हम आपको उसको करके देंगे और आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के अंदर वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिगर किसी देरी के। वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है और क्वेश्चन यहां से काफी पूछे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, पर क्या होता है, बच्चों से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं। 1/4 का नेगेटिव होता है जो आपको लुटा देती है। तो वर्णमाला, वर्णमाला आखिर वर्णमाला बनी तो बनी कहां से? क्या होता है वर्णमाला? तो शब्द को ब्रेक करेंगे। वर्ण प्लस माला मतलब कि एक ऐसी माला जिसके अंदर वर्णों को पिरोया गया हो। आपने देखा होगा गले में मालाएं होती हैं, साधु संतों के में भी देखा होगा। आप नहीं पहनते हो तो साधुओं के जो महात्मा लोग, ऋषि मुनि होते हैं, उनके गले में देखी होगी माला। तो माला में क्या होते हैं? मोती पिरे हुए होते हैं। तो ऐसे ही समझो, एक माला के अंदर वर्णों को पिरोया गया है और जो वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको ही क्या बोला गया है? वर्णमाला। तो समझते हैं वर्णमाला क्या होता है। सबसे पहली बात आती है वर्ण। वर्ण ऐसे शब्द या मुख से निकलने वाली ध्वनि, जो मुख से, हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि, और वो भी कैसी ध्वनि? सार्थक। मतलब कि दो चीजें होती हैं हिंदी के अंदर, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। तो मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो पता चल गया वर्ण क्या होते हैं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो अब ये वर्ण हमें पता चल गया। अब ऐसे ही वर्णों के समूह को, बहुत सारे वर्ण होंगे, तो इसके जो परिवार बनेगा, इसका जो घर बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा इसकी डेफिनेशन क्या है, कहां से बनी, क्या चीजें हैं। वर्ण क्या है? मतलब कि वर्ण वो चीज जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि है और उसका कोई एक सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ऐसी ध्वनि को क्या बोलते हैं? हम वर्णमाला बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं वर्णमाला के ऊपर। तो वर्णमाला यहां लिखते हैं। वर्णमाला के दो हैं, मतलब दो प्रकार हैं, दो इसके भेद है। एक होते हैं मूल वर्ण और एक होते आपके कुल वर्ण या कुल संख्या। तो जो मूल वर्ण होते हैं आपके, वो कितने होते हैं? आपके 44 होते हैं। तो आइए वर्णमाला को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्लास को आप आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला को, वर्णमाला में दो संख्याएं होती है। मतलब वर्णमाला को हम कह सकते हैं कि वर्णमाला में जो
वर्ण है वो उनकी संख्या क्या है, तो दो तरीके से होती है। एक तो होती है मूल संख्याएं और एक होती है कुल संख्याएं। मतलब मूल संख्याएं वो संख्याएं जो अपने आप में मूल है, जिनका कुछ अस्तित्व है, वो होती है मूल संख्याएं। और जो होती है कुल संख्याएं जो कट पिट के बनी है या किसी के और के आने से या किसी के संयोग से बनी है, तो वो हो जाती है कुल संख्याएं। तो वर्णमाला में अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल संख्या, वर्णमाला में कुल संख्या या कुल वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं? 52। कितने हैं बच्चों? 52 वर्ण है मेरे दोस्तों। भाइयों कितने वर्ण हैं? 52। और आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णमाला के अंदर मूल वर्ण कितने हैं या मूल संख्याएं कितनी है, तो वो कितनी है? 44। ये कितनी है? 44। इनको कह सकते हैं हम मूल संख्या या मूल वर्ण। तो समझ आ गया। अब बेसिकली वर्णमाला को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन। सबको पता है ये बात। अब बात कर लेते हैं स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो स्वर आपके कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 41। कितने होते हैं? 41। ठीक है। अब स्वर को हम और आगे डिफाइन करते हैं कि आखिर स्वर क्या है। तो दोस्तों स्वर को हम चार भागों में व्यक्त करेंगे, चार भागों में बांटेंगे हम स्वर को। ऐसे हम एरो बना लेते हैं ऐसे करके। मैं आपको हिंदी को भी एक स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ाऊंगा, जिससे कि एक बार पढ़ने के बाद में ये आपके दिमाग में ऐसे सेव हो जाए कि इसको डिलीट का कोई ऑप्शन ही ना आ पाए। ठीक है। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने बोला आपको स्वर, तो स्वर में टोटल स्वर कितने हैं मेरे भाई? 11। अगर जो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मूल स्वर कितने होते हैं, कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मेरे भाई मेरे दोस्त मूल स्वर, जो मूल स्वर होते हैं मेरे भाई, मूल स्वर कितने होते हैं? 4। मूल स्वर होते हैं कितने? 4। पहले मूल स्वर हो गए आपके 4 और स्वर के भेद कितने हो गए? 4। स्वर के भेद भी 4 है। कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और एक और होता है कौन सा? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। अब आपको समझ में आ गया कौन स्वर के हमने 4 भाग बना दिए? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। अभी इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मूल स्वर। इनको मैं आगे अभी डिफाइन करूंगा आपके लिए। अभी आप बस ये याद रखिए स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर के भेद कितने हैं? 4। 4 भेद कौन से? देखो याद करेंगे, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। अब बात करते हैं हास्य स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं और प्लुप्त स्वर कितने होते हैं। तो हास्य स्वर की संख्या कितनी है आपकी? 4। हास्य स्वर की कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की कितनी है? 3। कितनी है? 3। और संयुक्त स्वर की कितनी है? 4। काउंट करेंगे। और प्लुप्त स्वर की कितनी है? 1। प्लुप्त स्वर की कितनी है? 1। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से हास्य होते हैं, कौन से दीर्घ होते हैं, कौन से संयुक्त होते हैं, कौन से प्लुप्त होते हैं, एकदम विद डिटेल, विद एकदम स्ट्रक्चर के बेस पे एकदम पूरा एकदम डिफाइन कर दूंगा। टोटल कितने बताए हमने? 11। 4 3 7 और 4 11। अब आप बोलोगे सर आपने तो प्लुप्त को ऐड ही नहीं किया, क्योंकि मेरे भाई ये जो प्लुप्त है ये अब हमने क्या कर दिया है, अब इसको मान्य नहीं कर रहा है। ये वैदिक काल में चलता था और एक ही प्लुप्त स्वर है जो कि ओम के, ये जो ओम सुना है ओम, ये प्लुप्त स्वर में आता है। अब आपने कहीं वर्णमाला में ओम लिखा देखा है? नहीं ना। तो अब इसको हटा दिया गया है। ये वैदिक काल में चलता था। पर अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं है। ऑप्शन में ओम डाल देगा या ओम ऐसे लिख देगा, ओम ऐसे लिख देगा, तो आप वहीं आपका खेल खत्म। तो याद रखेंगे प्लुप्त स्वर। अब जो हमारे जो काउंटिंग करते हैं केवल इन तीनों की करते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब बात करते हैं हास्य स्वर की। आखिर हास्य स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और संयुक्त स्वर क्या है। तो दोस्तों मेरे भाइयों, हास्य स्वर ऐसे स्वर
ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। बोलने में कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर के मुकाबले दूना समय जिसमें लग जाए, मतलब कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगना, दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ माने बड़ा, मतलब कि ह्रस्व स्वर के मुकाबले दूना समय जिसमें लग जाए उसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर, मतलब 2 गुना समय लगना, 2 गुना समय लगना। 2 गुना समय लगना क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। संयुक्त स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जो संयोग से बने हो, जो मतलब कि किसी के मिलने से बने हो, उनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, संयोग से बने हो, बने स्वर। तो आपके ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर आपके होते हैं ए, ई, उ और आपका ऋषि। ये कौन से हो गए आपके? ह्रस्व स्वर। और इन्हीं स्वरों को क्या बोलते हैं हम? मूल स्वर। कौन से? अभी मैंने बताई थी ना, मूल स्वरों की संख्या है 4, जो मैंने बताया था कि मन की अभी बाद में बताऊंगा, आगे देखो वही निकल के। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ऋषि, ए, ई, उ, ऋषि। और ये कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं। इन्हीं से ही आगे सारे स्वर, और भी स्वर जो बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। अब बात आती है दीर्घ स्वर की, कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो आ, ई और उ, इनकी संख्या मैंने कितनी बताई? 3। इनकी कितनी बताई? 4। तो आ, ई, उ दीर्घ स्वर। देखो आ एक हो गया, आ हो गया एक, और दीर्घ, दीर्घ मतलब आ, ए और ए मिलके, मतलब कि दूसरा समय लगा कि नहीं लगा? ए एक बार लग रहा, आ मतलब कि देखो उच्चारण करके देखो, जब तक किसी चीज को आप अपने अंदर से फील नहीं करोगे तब तक चीजें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। हिंदी के जो भी ये वर्ण है हम अपने आप अपने अंदर से फील करो, बोल के देखो। ए, अ, ए, आ, देखो ए में देखो कम समय लग रहा, आ में देखो ज्यादा समय लग रहा, तो मतलब कि दीर्घ स्वर दो गुना समय ले रहा है। संयुक्त स्वर मतलब कि ऐसे स्वर जो इनके संयोग से बने हो, जो मिलने से बने हो, उनको कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे कि आपका हो जाएगा ए, ओ और औ। समझ आ गया? ए, औ और ओ। ठीक है, ये हो गया आपके संयुक्त स्वर। तो ये आपके स्वर के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया। और एक और छोटा सा इसमें ऐड कर लेंगे, नोट डाल के आप ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला का कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है? कौन सा वर्ण? शहीद वर्ण। शहीद वर्ण किसे कहा जाता है हिंदी वर्णमाला का? ए को क्या कहा जाता है? शहीद वर्ण कहा जाता है। आप उठा के देख लो, कोई सा भी अक्षर, कोई सा भी वर्ण उठा के देख लो, क, ख, सब में आ रहा है, आ, ई, उ, मतलब कि आप कोई भी व्यंजन उठा के देख लो, कोई भी जैसे कि ये आ, इसमें भी देखो ए आ रहा है। तो इसीलिए ए को हिंदी वर्णमाला का क्या बोला जाता है? शहीद वर्ण बोला जाता है। अब आपके दो वर्ण और रह गए, उनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अंग और अणा, अंगा, अंग और अंगा। तो ये जो शब्द है आपके, ये जो शब्द है, इसको क्या बोला? इन दोनों को कंबाइंड क्या बोलेंगे हम? इनको हम बोल सकते हैं क्या? अयोगवाह। कौन से शब्द बोलेंगे हम इनको? अयोगवाह, अयोगवाह। और इनको अलग अलग क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं क्या? विसर्ग। क्या? विसर्ग। इसको क्या बोलेंगे हम? विसर्ग बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम? अनुस्वार बोलेंगे। क्या? अनुस्वार। तो दोस्तों आई होप कि आपको अब स्वर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लाइफ में आप कभी भी स्वर पढ़ोगे तो काफी आसानी से आप एक ही बार में चीजों को अच्छे से समझ जाओगे। तो आइए अब व्यंजन की तरफ चलते हैं। व्यंजन भी आपको ऐसे ही डिफाइन करूंगा कि आप एक बार पढ़ लोगे तो जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे व्यंजन।
तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन। जैसे मैंने वर्णमाला में आपको बताया मूल वर्ण कितने होते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि मूल वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो 44, और टोटल कितने होते हैं? 52। ऐसे ही कुल जो है व्यंजन कितने होते हैं? 39। कितने होते हैं कुल व्यंजन आपके? 39। जबकि मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं आपके 33 मूल व्यंजन, और ये है आपके कुल कुल व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब व्यंजन को भी हम, जैसे हमने स्वर को 4 भागों में बांटा था, ऐसे ही अब हम व्यंजनों को भी कई भागों में बांट के करेंगे। तो सबसे पहला जो हम इसको तोड़ेंगे, जो इसका भेद आएगा सबसे पहला, तो सबसे पहला कौन सा भेद होगा इसका व्यंजन का? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी, स्पर्शी, या आपको लिखा मिल पेपर में स्पर्शी काफी फेमस है, तो इसका एक और भी नाम है उदित। क्या? उदित व्यंजन। तो हो सकता है कि पेपर में आपको स्पर्शी ना देके उदित दे दे, तो बच्चे वहीं पे क्या? फेल, और पेपर खराब। तो स्पर्शी और उदित दोनों ही चीजें ध्यान रखेंगे। तो क्या होते हैं स्पर्शी और उदित व्यंजन? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये इसमें भी खेल चल रहा है। क्या? एक मूल और एक होते हैं कुल व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में भी दो तरीके के व्यंजन, एक मूल व्यंजन, मूल स्पर्शी, कौन से? मूल स्पर्शी, और एक कौन से आपके? कुल स्पर्शी। क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या होती है, या कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या होती है। तो बिल्कुल मत घबराइए, आज मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे दिमाग में बैठा दूंगा व्यंजन कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे आप। मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है क्या? 16। कितनी? 16। और कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 25। अब तुम कहोगे कि गुरुजी क्यों घुमाए जा रहे हो, कहां 16 कहां 25, हमारी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा। भैया 2 मिनट तसल्ली करो, अभी सब कुछ समझ में आएगा। आइए एक बार चलते हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म भ म। बस रुक जाइए यहां तक। तो ये जो एरिया है, ये वाला प फ ब भ म, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई, जब तक आप अंदर से फील नहीं करोगे किसी भी चीज के बारे में, तब तक वो चीज आपको नहीं आएगी। खास तौर पे वर्णमाला के अंदर जो हमारे वर्ण है, वर्ण हम बोल रहे, वर्ण मिलकर शब्द बना रहे, शब्द हम बोल रहे हैं, तो इन चीजों को अंदर से फील करिए। ऋषि मुनियों ने जो वैदिक काल में ये लिखे हैं, ये आज नहीं बने, 1000-2000 साल पहले बने हुए वर्ण हैं, तो उन्होंने भी कुछ सोच के ही बनाए हैं। तो इनको अंदर से फील कीजिए। स्पर्श मतलब किसी चीज को स्पर्श करके पता चलना, स्पर्श महसूस हो जाना। तो क ख ग घ और ण, तो क्या देखो स्पर्शी व्यंजन मतलब कि 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 5 into 5, 5 पंजे 25। तो कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25। अब कहोगे कि स्पर्शी कैसे हैं, तो आइए बताते हैं कैसे है स्पर्शी। पहला है क ख ग घ ड़, मतलब कि देखो क की आवाज कहां से निकल रही है। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा आपसे कि कंठ व्यंजन कौन से है, या कंठ ध्वनि वाले व्यंजन कौन से हैं। तो क ख ग ड़ ण, आप देखो महसूस करो, आप अंदर से फील करो, क ख ग ड़ ण, कहां से आवाज आ रही है? कंठ से आ रही है ना, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम कौन सी? कंठ ध्वनि, या कंठ व्यंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात आती है दूसरे पे, च छ ज झ ण। कोई भी एवरी पर्सन, कोई भी ऐसा आदमी जो इनको देखो जीभ कहां लग रही है, च छ ज झ, सॉरी च छ ज झ य, तो ये कहां से आवाज आ रही है निकल के? तालू से। देखो च छ, फील करो मेरे भाई, अंदर से जब तक फील नहीं करोगे तब तक बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होगा तुमसे। च छ ज, कहां से आवाज आ रही है? तालू से। तो इसीलिए देखो कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है ना, तो इसीलिए इनका नाम दिया गया है स्पर्शी व्यंजन। तो 5 ऐसे और 5 ऐसे, 5 पंजे 25, मतलब कि कुल स्पर्शी व्यंजन 25। अब तुम कहोगे
सर आपने तो मूल मूल स्पर्शी व्यंजन कितने बताए? 16। ये कहां से आ गए? तसल्ली करो, इनको भी बताएंगे। ऐसे ही ट ठ ड ड, देखो जीभ मुड़ के कहां लग रही है? ऊपर लग रही है। ट ठ ड ड मतलब कि जीभ मुड़ रही है, मतलब मूर्धा। कौन से? मूर्धा। इनको हम कह सकते हैं मूर्धा। कौन से? मूर्धा। अगले आते तो थ द ध न, मतलब कि दांत मिल रहे। देखो त थ द ध न, मतलब कि ये आपके कौन से? दंत। कौन से आपके? दंत व्यंजन। और लास्ट में कौन से बचे? प फ ब म भ, देखो होठों का संयोग हो रहा, प फ ब म भ, तो ये कौन से हो गए आपके? ओष्ठ। तो समझ आ गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ये हो गया आपके स्पर्शी व्यंजन। कौन से? स्पर्शी व्यंजन। अब जो मूल स्पर्शी है, तो मूल स्पर्शी में ये जो पांचों व्यंजन हैं, कौन से? सॉरी, ये वाले ये नहीं आएंगे, और ये जो है ये प फ ब म, ये वाले नहीं आएंगे। मात्र 1 2 3 और 4, 4 ऐसे और 4 ऐसे, तो 4 चौके 16। तो जो मूल स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं वो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ और त थ द ध, बस ये होते हैं आपके मूल स्पर्शी व्यंजन। तो आई होप मैं आपको समझाने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा हूं। आगे चलते हैं अब या र ल व की तरफ। आखिर ये क्या है फिर? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो य र ल व है, देखो अभी मैंने आपको क्या किस बेसिस पे चल रहे हैं? स्पर्श के, तो ये बता दिया। अब देखो आगे, देखो य र ल व, य र मतलब कि ऊष्मा कहां जा रही है? जो वायु है वो कहां जा रही है? अंदर जा रही है। य र व ल, तो इनको क्या बोलेंगे हम? य र ल व, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। आगे चलते हैं स स स स स ह, स स स ह, मतलब कि ऊष्मा अब की बार जो वायु है जो अंदर गई है वो अब की बार कहां आ रही है? बाहर आ रही है। तो इसीलिए इन वालों को हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। और जो छ त्र ग और श्र, ये जो चारों हैं, ये जो चारों हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन हम इनको बोलते हैं। और ये जो हमारे दो बचे हुए हैं, ये जो हमारे दो बचे हुए हैं, ये जो हमारे हैं, ये कौन सी भाषा से निकल के आए हैं? ये हमारे तुर्की वर्ण है। कौन से हैं? तुर्की, तुर्की वर्ण। तो दोस्तों ये आपको मैंने व्यंजन के बारे में फुल डिटेल आपको बताया है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। अब चलेंगे हम आगे वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो दोस्तों आइए व्यंजन को और देखते हैं और इनको आगे डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यंजन, व्यंजन हमारे टोटल देखें तो 39 और मूल व्यंजन देखें तो आपके 33। तो आप बोलोगे सर अभी तो ये डिफाइन नहीं हुआ कि मूल 33 कैसे और कुल 39 कैसे। तो आइए मैं आपको बताता हूं। जो हमारे मूल व्यंजन है, जो हमारे मूल व्यंजन है वो ये है, ये है हमारे मूल व्यंजन। तो आप गिनिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो कितने हो गए? अगर जो हम कहें तो मूल व्यंजन हमारे हो गए, मूल व्यंजन हमारे 33 हो गए। अब जो ये वाले जो व्यंजन है इनका नाम मैंने आपको क्या बताया? ये संयुक्त व्यंजन बताए ना। मतलब संयुक्त मतलब कि किसी ना किसी के मेल से बने हुए हैं, तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो जब बात आएगी टोटल की, तो जब बात आएगी टोटल की, तो मतलब कि ये इनसे मिलके बने हैं, तो टोटल में सारे इंक्लूड होंगे। और ये जो दो व्यंजन है ये मैंने आपको बताए थे कि ये तुर्की भाषा से उठाए गए हैं, तुर्की भाषा से। और इनको एक हमारी वर्णमाला में स्पेशल नाम दिया गया है, क्या? द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन, या द्विगुण। द्विगुण मतलब दो गुण है इनके अंदर, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। ड और ड, ड और ड। देखो
यहाँ जो डा है इसके नीचे बिंदी नहीं है, इसके नीचे ये वाली बिंदी नहीं है, पर इसमें है। और ये जो ढा है इसमें भी बिंदी नहीं है और यहाँ पे है। ये आपके तुर्की वर्ड है, तो इनको द्विगुण या आगत व्यंजन कहते हैं। और अब जब हम इसको पूरे को काउंट करेंगे तो आप काउंट करके देखना कितने बैठेंगे, 39। तो कंफ्यूजन क्लियर कि मूल व्यंजन और कुल व्यंजन में क्या फर्क है। तो मूल व्यंजन ये है और संयुक्त और द्विगुण और आगत को मिला दें हम तो कितने बन जाएंगे हमारे, 39। तो ये होगी व्यंजन के बारे में एक बेसिक सी जानकारी। अब बात करते हैं आगे कि हमारे जो अभी हमने ये जो पढ़े थे ये किसके थे, उच्चारण के आधार पर या स्पर्श के आधार पर थे। अब हम बात करेंगे वायु संवेग के आधार पर कि आखिर वायु संवेग के आधार पर क्या होते हैं। तो जो वायु संवेग होता है, वायु संवेग जैसे कि नाम से ही आपको फील आ रहा होगा, वायु मतलब कि हवा की बात हो रही है। तो वायु संवेग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। एक होता है आपका अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। इनके एक खास बात यह है कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है, अल्प माने छोटा और प्राण, प्राण मतलब वायु। जैसे कि सिंपल भाषा में समझो, जब तक हमारे शरीर के अंदर वायु जा रही है हमारी बॉडी जीवित है। जिस टाइम हमारी वायु जो एयर अंदर जा रही है, ऑक्सीजन खत्म, प्राण गायब, तो समझो अल्प प्राण मतलब कि ऐसी वायु, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते में वायु कम छोड़ी जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। समझ आया, अल्प माने कम, प्राण माने वायु। जिनके उच्चारण करते में वायु कम छोड़ी जाए उनको अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण करते में वायु ज्यादा छोड़ी जाए उनको महाप्राण कहते हैं। अब बात आती है कि सर अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, तो आओ इनको भी बता देते हैं। जो अल्प प्राण होते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं, देखो मैंने आपके लिए नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5। जो अल्प प्राण है 1 3 और 5 ऐसे याद रख सकते हो। जो ऑड नंबर है वो सारे आपके कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, 1 3 और 5। तो बचा कुचा क्या बचा, वो महाप्राण बचा, जैसे 2 और 4, 2 और 4। लेकिन जब बात यहां जगह आ जाए, जब बात यहां जगह आ जाए, य र ल व या स ह, तो इन पे जब बात आ जाए तो इनकी ये कंडीशन कुछ और हो जाती है। यहां तक तो ये चीजें फॉलो करेंगी, पर इसके नीचे आते ही ये चीजें फॉलो नहीं करेंगी। जैसे ही ये र ल व आया, ये र ल व आया, तो इसके लिए ये र ल व क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। पर ये हमारे कहां इंक्लूड होते हैं, अल्प प्राण में होते हैं मेरे भाई। ये जो ये र ल व, ये जो है ये कौन से व्यंजन है हमारे, ये कौन से वायु संवेग के आधार पर कौन से हैं, ये है हमारे अल्प प्राण। तो सा 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 हा, ये जो बचे ये क्या हुए, तो मेरे भैया ये आपके हो गए महाप्राण। कौन से हो गए, महाप्राण, ये आपके हो गए महाप्राण। तो ये था वायु संवेग के आधार पर। अब हम चलते हैं आपके इनको सा 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 हा को मैंने आपको बता ही दिया, ऊष्म व्यंजन मतलब कि ऊष्मा बाहर निकल रही, बोल के देखो, फील करो, स स स ह, तो ऊष्मा बाहर आ रही है। ये कौन से होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, मैंने पहले भी बता दिया। तो ये वायु संवेग के आधार पर हो गए। अब आती है बात तारत्व के आधार पर कि आखिर तारत्व के आधार पर क्या होते हैं। तारत्व के आधार पर साइंस से ये समझ आ रहा, तारत्व मतलब कंपन करना, मतलब किसी भी वर्ड में ऐसे वर्ड जिनमें कंपन पैदा हो रही हो उनको हम कहते हैं तारत्व के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन से, घोष, एक होते हैं घोष और दूसरे कौन से होते हैं, अघोष। एक होते हैं आपके घोष, दूसरे होते हैं आपके अघोष। तो ये जो घोष वर्ण होते हैं, जो आपके घोष वर्ण होते हैं, ये कौन से होते हैं आपके 3 4 5। कौन से, 3 4 और 5। 3 4 5 को हम कौन से कहते हैं, घोष कहते हैं। और जो बचा कौन सा, 1 और 2, 1 और 2, इनको क्या हम कहते हैं, अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। अब ये भी चीजें यहीं तक फॉलो करते हैं
इन्हीं इन्हीं में मतलब ये और ये कौन सा हो गया, आपका हो गया अघोष, और ये हो गया हाँ ये हो गया अघोष और ये हो गया घोष वर्ण। अब बात आती है य र ल व, य र ल व सा 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 हा, आखिर ये क्या है? तो य र ल और व और हा। अब की बार में पहले क्या था, य र ल व, क्या अल्पप्राण, पर अब की बार में क्या है, य र ल व हा। ये वाले क्या हो जाएंगे अब की बार में आपके घोष में चला जाएगा, है और ऐड हो जाएगा किसमें, घोष में। जबकि स स स ये जो है स स और स ये आपके हो जाएंगे अघोष। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।